ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इफ द पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट ही कैन नॉट फाइंड अ वर्क, ही विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयड। ठीक, क्लियर हो गया कि अगर कोई पर्सन जो है वो काम तलाश कर रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा तो वो अनएम्प्लॉयड होगा। एज अ स्टूडेंट, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग जॉब की तलाश में ही नहीं है, सो यू विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ अनएम्प्लॉयड, तो आप अनएम्प्लॉयड तस्वर नहीं होंगे। आप जो होंगे कंसीडर्ड टू बी अ स्टूडेंट, अब ये कह लें आप स्टूडेंट होंगे या आप यू विल बी अ पार्ट ऑफ लेबर यूनियन, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है, ऑल द पीपल अमंग द एज ऑफ 15 to 64 दे आर नोन एज लेबर फोर्स। वो लेबर फोर्स में आ जाते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो लेबर फोर्स का हिस्सा है। कि हमारे पास एक फोर्स क्या होती है, फौज। लेबर क्या होती है, जो काम करने की सलाहियत रखता हो। हमारे पास फौज कितनी है जो काम करने की सलाहियत रखती है, और वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। ठीक है। तो इसमें क्या है कि लेबर फोर्स वो तमाम लोग होंगे जो कि 16 एज से लेके 64 तक होंगे। इससे जो ज्यादा एज के लोग होंगे दे आर कंसिडर्ड टू बी अ ओल्ड पीपल, एंड बिलो दिस एज दे आर नोन एज किड्स, और जो है हमारे पास चिल्ड्रन वो आ जाएंगे इसमें। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगेन इसके अंदर क्या है कि जो लोग काम की सर्च कर रहे हैं, जो काम को तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, वो अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, देन इट इज नोन एज अनएम्प्लॉयड। अगर कोई जॉब की सर्चिंग नहीं कर रहा, ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है। तो इसके बेटा इस चैप्टर जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का, इसमें हमने इसकी 3 कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहले एक है मिनिमम वेज लॉ, इसके बाद आ जाता है लेबर यूनियन, और उसके बाद अगर आए तो उसमें आता है एफिशिएंसी वेज। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मिनिमम वेज लॉ। तो मिनिमम वेज लॉ क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक लॉ बना देती है, कानून बना देती है कि एटलीस्ट जो लेबर है उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो है वो दैट इज अबाउट 18,000 के। जो एक मजदूर तबका है या कोई एक फर्म है किसी को हायर करती है कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसे मिनिमम वेज जो है वो 18,000 देगी। ठीक, the minimum wage may exceed the equilibrium wage of unskilled workers, especially teenagers. So, but the minimum wage cannot explain the majority of the natural rate of unemployment. तो ये जो मेजोरिटी है अनएम्प्लॉयड, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड उसको नहीं शो कर रही होती, बल्कि ये क्या शो कर रही है, एज द मोस्ट वर्कर्स वेजेस आर वेल अबव द मिनिमम वेज। तो मोस्टली क्या होता है कि लोगों की जो सैलरीज हैं वो मिनिमम वेज लॉ से ज्यादा होती हैं। यही होता है। आप अगर देख लें यूनिवर्सिटी में फैकल्टी, उनकी सैलरीज ज्यादा है। उसके बाद इवन कि आप सिक्योरिटी गार्ड को देख लें, उनकी सैलरी भी जो है वो मिनिमम वेज लॉ से ज्यादा ही होती है। यानी मिनिमम एक क्राइटेरिया बना दिया एट लीस्ट वाला। ठीक है। अगर उस वेज पे जाकर सैलरी दी जाए ना, तो दैट इज कंसीडर टू बी कि कोई भी जो सिटीजन है उस कंट्री का वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। अगर उस वेज पे जाकर सैलरी दी जाए, अगर 18,000 सैलरी हो तो सारे के सारे एम्प्लॉयड हो जाए, कोई भी अनएम्प्लॉयड ना होगा, तो दैट इज नोन एज मिनिमम वेज लॉ। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं उनकी सैलरीज जो है वो ज्यादा होती हैं। अब वो क्यों होती हैं, दे आर डिफरेंट डायमेंशंस। उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा हो सकती हैं, उनके पास स्किल जो हैं वो ज्यादा हो सकती हैं, और उसके बाद उनकी एजुकेशन जो है वो ज्यादा हो सकती है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। सो दैट इज वाई कि उनकी वेज जो है उसमें डिफरेंस आ सकता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि जो है वेज जो है उसे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। द फर्स्ट वन इज लेबर यूनियन। तो लेबर यूनियन क्या होती है, लेबर यूनियन एक्सरसाइज मोनोपोली पावर टू इंश्योर हाई वेजेस फॉर देयर मेंबर्स। तो वो क्या करते हैं कि ये इंश्योर कराते हैं कि जो उनके मेंबर्स हैं उनको जो सैलरीज मिल रही हैं दे आर हायर। तो मोस्टली लेबर यूनियन जो है उनका पर्पस क्या था, लेबर यूनियन जो है बनाने का पर्पस तो ये था
कि जो लेबर को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो हायर अथॉरिटीज जो हैं वहां तक पहुंचाई जा सके। लेकिन क्या होता है कि जो लेबर यूनियन है वो स्ट्राइक कर देती हैं और वो क्या करती हैं कि जी अपनी सैलरीज को एक्सीड करा लेती हैं, लोगों को परमानेंट कराने के चक्कर में इस तरह के यानी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट करनी शुरू कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। when the union wage exceeds the equilibrium wage, unemployment results। ठीक है, जब भी क्या होता है कि जो लेबर यूनियन है वो अपनी सैलरी जो है उसे इक्विलिब्रियम लेवल हमने वो जो डिसाइड किया, हम कहते हैं मिनिमम वेज 18,000, जब वो अपनी सैलरीज को उससे ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होती है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाई सैलरी ज्यादा होने से दूसरे लोग बेरोजगार क्यों हो जाते हैं, तो आपकी क्या ओपिनियन है, जरा बताएं कि व्हाट डू यू थिंक के लोग अनएम्प्लॉयड क्यों होने शुरू हो जाते हैं इन केस कि अगर जो है लेबर जो है तो उनकी सैलरी ज्यादा हो जाए मिनिमम वेज लॉ से। जी जरा बताएं, कौन बताएगा। सर बिकॉज मिनिमम वेजेस अगर ज्यादा हो जाएंगी तो मतलब उनको एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी और हर कोई उस लेवल को मीट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता होगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मतलब इस एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की सैलरीज ज्यादा होंगी, बाकी जो विलिंग भी है काम करने के लिए लेकिन उनके पास मे बी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है या उनके इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस को बीट कर सके, ठीक ठीक तो इस ठीक, वजह से वो बाकी अनएम्प्लॉयड रहेंगे। शाबाश बेटा हफ्सा, आपने बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक आपने क्लियर किया है इसे। तो अगर मैं इसमें ऐड करूं तो ये होगा कि जो लेबर यूनियन है सर वो क्या, जी बेटा बताएं। सर अगर उसकी जो सैलरी है इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो क्वालिफिकेशन उसमें ऐड हो जाए। मतलब कभी ये भी तो होता है ना कि बोनस बोनस आ जाता है या फिर वैसे ही उनकी सैलरी जो है इंक्रीज हो जाती है, करप्शन वगैरह की वजह से इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन वाली बात सर ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। वो क्वालिफिकेशन इस सेंस में कह रहे थे कि अगर किसी की क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो वो उसकी वेज जो है वो उसकी वो कह रहे थे कि इसकी वेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए दूसरों से कंपेरेटिवली। लेकिन सर फिर वो लेकिन नॉर्मल वेज में सर ये देखे ना आपकी हमारी जितनी क्वालिफिकेशन है उस लिहाज से हमें हमारी जॉब मिलेगी, तो हम उसी को करेंगे ना। तो मतलब ये कि जितनी हमारी सैलरी हमें मिलनी है हमारी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हम उसी को अप्रोच करते हैं, नहीं ना बेटा, कि समटाइम दूसरी को। ओके 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 सिद्रा बेटा, ये होता है कि समटाइम जो लोग होते हैं वो बिलो देयर रैंक जो है वो जाके कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली यही हमें बताती है कि जब लोग जो हैं अपने रैंक से बिलो देन देयर रैंक वो काम कर रहे हो, कि अगर कोई किसी के जो है क्वालिफिकेशन वो एमएससी है और वो क्लरिकल जो जॉब है वो कर रहा है, कि किसी का बीएस है बीएससी है और वो स्टिल जो है वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड किसी जगह पे काम कर रहा है, जो कि एक मिडिल पास या मैट्रिक पास बंदा भी कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो उस कंडीशन में भी समटाइम ये जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पे था क्वेश्चन था वो ये था कि अगर लेबर यूनियन जो है अपनी सैलरी मिनिमम वेज लॉ से ऊपर लेके जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, तो क्यों होती है, तो उसकी बेटा जो रीजन है वो ये है कि अगर एक कंपनी है, हम यूनिलीवर की एग्जांपल ले लेते हैं कि यूनिलीवर जो है उसके बजट के अकॉर्डिंगली वो 1,000 एम्प्लॉय जो है वो अफोर्ड कर सकते थे एट द रेट ऑफ 18,000। तो अगर वो 1,000 लोगों को हायर करें 18,000 पे, तो देन दिस इज अ सुटेबल फॉर देम। ठीक है, तो लेकिन क्या होगा कि लेबर यूनियन अगेन उस पर एक्ट करेगी और क्या होगा कि उनकी जो सैलरीज हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, अब वो 18,000 से लेके अगर वो 18,000 पे, यानी उन्होंने अपना एक बजट जो है वो कंज्यूम उन्होंने कर लिया कि हम 1.8 मिलियन जो है यानी 18 लाख रुपए हम मुख्तस कर रहे हैं इसके लिए जो है जो हमने वर्कर जो है वो हायर करने हैं। अब क्योंकि लोगों ने सैलरी जो है अपनी वो ज्यादा करवा ली, उन्होंने अपनी सैलरी जो है 25,000 करा दी या 30,000 करवा ली, तो अब इस केस में क्या वो 1,000 एम्प्लॉय को फैसिलिटेट कर सकते हैं 18 लाख के अंदर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर हम इसी का वो देखें 30,000, अगर हम कहते हैं कि उनकी सैलरी जो 30,000 है तो वो
उनका एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होना होगा, दैट इज 3 मिलियन। उन्होंने जो बजट मुख्तस किया था वो क्या था, 1.8 मिलियन। तो देयर इज अ डेफिसिट। तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, कम एम्प्लॉयज को हायर करेंगे कि उनके पास जो बजट है वो दैट इज स्पेसिफिक 1.8 मिलियन। तो इन केस अगर जो है लेबर यूनियन वो स्ट्राइक करके या जिस तरह भी अपनी अगर सैलरीज को इंक्रीज करवा लेते हैं तो क्या होगा, वो अब जो लोग हैं वो कम, उनको कम हायर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे ही कम है, 1.8 मिलियन है। तो 1.8 मिलियन के अंदर रहते हुए वो क्या करेंगे कि लोग जो है उनको हायर कर लेंगे। तो 1.8 है, तो इसमें वो कितने लोगों को हायर कर सकते हैं, 30,000 में। तो ये तकरीबन हो जाएगा, अगर हम इसे वो करते हैं कि वो 600 लोगों को मे बी वो उसे हायर कर सकेंगे, जबकि 400 जो पीपल हैं वो दे विल बी रिमेन एज अनएम्प्लॉयड। तो मिनिमम वेज लॉ जो है वो हमें यही बता रहा है लेबर यूनियन के अकॉर्डिंगली कि अगर एम्प्लॉयज जो हैं अपनी सैलरीज को ज्यादा करवा लेंगे तो उससे क्या होगा कि एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट होगी? हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपना बजट जो है एक डिफाइन किया होता है कि हमने इस बजट यानी इतनी अमाउंट के हमने लेबर जो है वो हायर करनी है। जब उनकी सैलरी उन्हें ज्यादा देनी पड़ेगी तो क्या होगा, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड कम हायर करेंगे। जब वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड जो है वो कम हायर करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो लोग उस जॉब को नहीं गेट करेंगे दे विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयड। क्योंकि अब फर्म ने वैसे 1,000 लोगों को हायर करना था अगर ये 18,000 सैलरी होती, लेकिन अब वो कितने को हायर कर रही है, दैट इज 600, 1,000 के बजाय। तो 400 पीपल दे रिमेन्स टू बी सर अनएम्प्लॉयड। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने भी बताया कि लैक ऑफ क्वालिफिकेशन की वजह से हो रही है ये, तो सर इसमें हम ये नहीं कह नहीं सकते नहीं नहीं कि नहीं नहीं, लैक ऑफ मैंने ये नहीं रिसोर्सेज बेटा, भी इंक्लूड है इसके अंदर? नहीं बेटा मैंने ये नहीं कहा लैक ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की इसमें नहीं है, क्योंकि ये हम सिंपली लेबर की बात कर रहे हैं। लेबर वो जो कि जिसके पास एजुकेशन होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगी या उनकी एक मिनिमम वो वेज का क्राइटेरिया कर देंगे क्योंकि मैट्रिक या मिडिल पास जो पर्सन है दे आर विलिंग टू वर्क फॉर दिस पोस्ट, तो उस काम के लिए वो कर सकता है। तो इसलिए इसमें क्वालिफिकेशन का वो कोई इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम वेज लॉ, मिनिमम वेज लॉ क्या है पाकिस्तान का जो है वो है 18,000 का। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया 18,000 से सैलरी कम किसी को नहीं देगी, दी जाएगी। तो जो कंपनी है वो कहती है ठीक है अगर 1,000 हम लोग हायर करते हैं 18,000 के हिसाब से तो मे बी 1.8 या 18 जो है वो मिलियन हमारा इसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है। तो 18 मिलियन अगर उनका एक्सपेंडिचर इस पे आता है तो वो 1,000 लोगों को हायर कर सकते हैं। उन्होंने बजट जो है वो डिफाइन कर लिया। अब क्या हुआ, लोगों ने वो स्ट्राइक करके अपनी सैलरी जो है ये लेबर यूनियन ने वो ज्यादा करवा ली, उन्होंने 30,000 करवा ली ऑन एवरेज। तो उनका यही जो 18 मिलियन है ये किसमें उसमें पूरा हो जाएगा। 600 लोग इसमें वो सिर्फ हायर कर सकेंगे, यानी 1,000 के बजाय वो 600 लोगों को हायर करेंगे। तो जो 400 उनकी डिजायर थी कि हम मजीद लोगों को हायर करें, वो जो 400 लोग हैं इसके रिजल्ट के तौर पे वो 400 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेबर यूनियन की। ठीक, तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर लेबर लेबर यूनियन की वजह से किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है कि जब वो अपनी वेजेस को ज्यादा करवा लेते हैं तो क्या होता है एक्चुअली वो किसी और का हक जो है वो खुद ले रहे होते हैं। कि अगर वो 18,000 ले रहे होते यस सर। तो उसके अगेंस्ट वो मजीद लोगों को सर भी हायर किया जा सकता था। जी बेटा। सर इस तरह तो फिर ये जो इनकम होगी, जो मतलब कि आपने अभी जिस तरह बताया कि लेबर यूनियन वाले फिर अपनी जो सैलरीज है इंक्रीज करवा लेते हैं, जी फिर तो ये जो पैसा या जो भी सैलरीज है उनके गिर्द ही घूमती रह जाती होंगी। आम बंदा या जो आम इंसान है उससे इस्तेफादा ही नहीं कर पाता होगा, जब भी तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जी बेटा यही है, ओके यही सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसी तरह से होता है लेबर यूनियन जो है। इसलिए मैंने पहले सब स्टार्ट में बताया था कि लेबर यूनियन का पर्पस जो है वो ये नहीं था कि उन्होंने सैलरीज को ज्यादा करवाना है। उसका पर्पस जो था वो डिफरेंट था। वो ये था कि जो लोग हैं जो कि लोअर रैंक पे काम कर रहे हैं, अब ये तो नहीं है कि हर बंदा अप्रोच करे हर अथॉरिटी को। तो उसके लिए क्या था, लेबर यूनियन बना दी गई कि
उनके अंदर को नुमाइंदे मुख्तस कर दिए गए। वो लेबर को जो प्रॉब्लम होती थी उनको आइडेंटिफाई करके लेके हर अथॉरिटी के पास जाते थे कि ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी वो यूनियन बनाई और उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी। वो कहते हैं हमारे सैलरी जो इंक्रीज करें, नहीं तो हम जितने भी लोग हैं 500 हैं 600 हैं जितने भी हैं हम सारे वो रिजाइन करके चले जाएंगे। कंपनी को थ्रेट करते हैं। तो कंपनी जो है वो ये विलिंग नहीं होती कि हम इतने ज्यादा एम्प्लॉयज को एकदम से निकाल दें। तो अगेन जो हो गए न्यू कमर उन्हें हायर करना पड़ेगा जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो दैट इज वाई कंपनी भी क्या करती है, उनकी बात समटाइम वो मान लेती है। वो कहते हैं ठीक है जी हम आपको 40,000 वो कह रहे थे सैलरी करने, वो कहते नहीं जी हम 30,000 आपको दे देते हैं। तो इसके रिजल्ट के तौर पे वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज जो हैं वो 600 तक वो कर सकते हैं हायर। जब वो 600 तक हायर करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट के तौर पे जो 400 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ये है। ओके बेटा, एहतशामुल हसन जो है आपका सीआर, बेटा आपको अटेंडेंस ले लें। जी ठीक है, सर, ले लिए हाँ सर। चलिए अभी ले लें 55 में ताकि, क्योंकि अभी काफ़ी लोग हैं जो इसमें वो आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। अभी एक बार फिर से ले लें कि हानिया गुल है वो भी ट्राई कर रही है इसको ज्वाइन करने की, बल्कि हो गया उसको ज्वाइन। चलें तो बेटा अब लेबर यूनियन के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। लेबर यूनियन को हमने डिफाइन कर लिया है और उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर यूनियन, एक होते हैं इनसाइडर, एक होते हैं आउटसाइडर। इनसाइडर लेबर यूनियन वो होते हैं जो कि एम्प्लॉयड यूनियन वर्क्स हुज इंटरेस्ट टू कीप वेजेस हाई। तो उनका पर्पस क्या होता है कि हम अपनी सैलरीज को जो है वो इंक्रीज करा सकें। लेबर यूनियन एक तो है इनसाइडर। अब आउटसाइडर कौन से होंगे लेबर यूनियन से, वो होंगे दोज आर अनएम्प्लॉयड, जो कि 400 लोग बच गए थे। अब ये तो इनसाइडर वो होंगे जो 600 लोग उन्होंने फर्म ने हायर कर दिए। ठीक है, इनका पर्पस क्या है कि जो भी हो दूसरे लोग बेरोजगार होते हैं तो हो जाए, हमें जो 30,000 मिलना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ये दे आर नोन टू बी अ इनसाइडर, क्यों, क्योंकि दे आर अ एम्प्लॉयड पर्सन। अब आउटसाइडर कौन से होंगे लेबर यूनियन में, वो लोग जो कि लेबर यूनियन का हिस्सा नहीं है। वो 400 लोग जो जॉब नहीं ले सके, वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड नॉन यूनियन वर्कर्स हु प्रेफर इक्विलिब्रियम वेज। वो प्रेफर किसे करते हैं, वो कहते हैं जो भी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्या है, मिनिमम वेज लॉ ऑफ 18,000। ठीक है, वो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि लोगों को जो सैलरी है वो 18,000 मिलनी चाहिए, सो दैट दे वुड बी एंजॉय जॉब्स फॉर देम। ठीक है, कि ताकि वो भी जॉब को एंजॉय कर सके, वो भी जॉब गेट कर सके, दे कैन आल्सो गेट अ जॉब। दैट इज व्हाई उनकी विश क्या होती है कि हम भी जो है इसका हिस्सा बने। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया कि दैट इज व्हाई कि इनसाइडर एंड आउटसाइडर दे आर नोन एज आउटसाइडर। तो इसके बाद अगर हम आए एफिशिएंसी वेज थ्योरी, तो एफिशिएंसी वेज थ्योरी हमें क्या बताती है कि थ्योरीज इन व्हिच हायर वेज इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बाय अफेक्टिंग हायर क्वालिटी जॉब एप्लीकेंट्स। तो एफिशिएंसी वेज थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि होना तो ये चाहिए कि इस सैलरी में दे नीड टू बी अट्रैक्ट हर जॉब एप्लीकेंट्स, नंबर एक। नंबर दो क्या है, इंक्रीजिंग वर्क एफर्ट, रिड्यूसिंग जो है श्रिंकिंग। तो सेकंड में क्या होना चाहिए कि उनकी वर्क की जो एफर्ट्स हैं वो ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज लॉ बना दिया था कि 18,000 कम से कम होगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो रिटर्न के तौर पे उन्हें भी क्या करना चाहिए कि अपनी जो एफर्ट्स हैं जॉब की वो इंक्रीज कर देनी चाहिए थी। थर्ड क्या है, रिड्यूसिंग टर्नओवर विच इज कॉस्टली टू फर्म। तो टर्नओवर क्या है कि जब वो थोड़े लोगों को करेगी, हायर करेगी, तो उससे क्या होगा, जो फर्म का जो टर्नओवर है मींस की जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी पहले से कम होगी। कि जब 1,000 लोग होंगे तो वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, 600 होंगे तो वो कंपैरेटिवली कम चीजें प्रोड्यूस करेंगे। कम चीजें प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो फर्म की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी। इसका जो फोर्थ है दैट इज इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली। तो एफिशिएंसी वेज थ्योरी जो है हमें ये भी बताती है कि इससे क्या होता है कि इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ वर्कर्स के
लोगों की जो सेहत है वो इससे अच्छी रह सकती है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास जॉब होगी, दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अंदर जो एचआर का डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो क्या करती हैं, वो ये लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। तो मीन्स के अगर किसी की जॉब है तो उसे कोई खुदा ना खास्ता को प्रॉब्लम हेल्थ के रिलेटेड आती है, दे आर मोर सिक्योर एज कंपेयर टू दोज हु आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ वेज थ्योरी। तो उसके बाद अगर हम बात करें द ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या है कि, बल्कि इससे नहीं हम करते, चलें हम आते हैं द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम कंसीडर करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हम डिफरेंट ईयर्स के लेते हैं। हम कहते हैं कि जी 1960 जो है, तब जो है पाकिस्तान के अंदर जो है 5% थी जी अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो कि 1975 में इंक्रीज होकर 9% पे चली गई। ठीक है, पहले 5% लोग अनएम्प्लॉयड थे, फिर 1975 में कितने हो गए, 9% हो गए। उसके बाद 1985 में अगर हम कहें तो वो मजीद इंक्रीज कर गए, हम कहते हैं वो 12% हो गए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। उसके बाद क्या हुआ कि जी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है कभी वो इंक्रीज होता है तो कभी डिक्रीज भी होता है। तो हम कहते हैं कि 2000 में वो रिड्यूस होकर 4% पे रह गया, तो 2005 में अगेन इंक्रीज होकर वो 7% पे चला गया, फिर 2000 इसमें 15 में जब हम आए तो वो अगेन रिड्यूस होकर 4% पे चला गया 7% से। तो ये हम डिफरेंट उसके वो हमने बता दिया कि 1960 से लेके या 65 से लेके 2015 तक का हमारे पास डेटा आ गया, जिसमें क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जब वो वेरी करती रही, कभी ज्यादा होती गई कभी कम होती गई। तो जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हमें बताएगा, दे विल कंसीडर टू बी एवरेज। तो वो क्या करेंगे, पिछले तमाम हम अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम नेचुरल रेट के अंदर टोटल जो हमारे पास जितने ईयर्स है 1960 से लेकर 2015 तक सबका डाटा लेंगे कि कितने परसेंट थी, और नंबर ऑफ ईयर्स पे उसे डिवाइड कर देंगे। तो हम कहते हैं कि जी 1960 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान के अंदर 7% ऑन एवरेज लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्चुअल रेट ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे डिफरेंट इस तरह से होता है कि वो हमें एवरेज बताता है। तो एवरेज कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप अभी 2020 की लें तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। इसकी एक कंडीशन, एक रीजन तो ये कोरोना वायरस भी है। तो कोविड-19 की वजह से मार्केट्स, फर्म्स, इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्लोज हुए हैं, तो उससे क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हुई है। तो लेकिन स्टिल जो है अगर हम एवरेज लेंगे तो दैट मे बी 7.5% या 7% होगी। तो क्या होगा कि हर साल में एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज डिफरेंट, लेकिन जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऑन एवरेज कंसीडर किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन टू बी अ डिफरेंट देन द एक्चुअल रेट। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे आके इसे एंड करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमने मिनिमम वेज लॉ का पढ़ा है। उसके बाद हमने लेबर यूनियंस का पढ़ा है। लेबर यूनियन के अंदर हमने पढ़ा है कि लेबर यूनियन का रोल क्या था, इनसाइडर कौन से होते हैं, आउटसाइडर्स कौन से होते हैं। तो अगर लेबर यूनियन जो है अपनी सैलरीज को इंक्रीज करा लेती है तो उससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होती है। और उसके बाद जो है हमने जो पढ़ा है दैट इज द एफिशिएंसी एफिशिएंसी वेज थ्योरी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। और उसके बाद जो हमने पढ़ा है दैट इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसे हमने डिस्कस किया कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज considered to be an average of the previous years. That is why the average year is can be higher or lower. तो एक्चुअल रेट से या वो कभी ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। अब हम कहते हैं 2020 में मे बी अभी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 20% हो,
एक्चुअल में, लेकिन जब हम एवरेज लेंगे तो वो मे बी 7.5% पे हो। इसी तरह नेक्स्ट ईयर मे बी के सब कुछ बाजार वगैरह मार्केट सब इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन हो जाए, कोविड जो है वो खत्म हो जाए, तो उससे क्या होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तो जिससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होकर मे बी 2%, 3%, 4% पे आ जाए। तो अब 2020 में कितना था, 20%, और 2021 में कितना हो गया, 4%। लेकिन जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो एवरेज को कंसिडर करेगा, तो वो 7% या 7.5% इस तरह से किसी जगह पे कंसिडर हो रहा होगा। सो इज इट क्लियर कि आज के जो हमारा लेक्चर था इससे रेलिवेंट अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। आउट हिज और हर लाइफ तो अनएम्प्लॉयड नहीं रहता ना, तो ये हम लोग किस बेस पे, मतलब एक टाइम होता है वो एम्प्लॉयड होता है, फिर दूसरा टाइम होता है उसकी अनएम्प्लॉयड हो जाता है, और किसी और को मतलब जॉब मिल जाती है या उसी की जॉब किसी और, तो ये हम किस बेस पे परसेंटेजेस वगैरह निकालते हैं? परसेंटेज बेटा इस कंडीशन पे निकाली जाती है कि कितने लोग जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक पोस्ट जब अनाउंस होती है तो उसके लिए कितने एप्लीकेंट्स आते हैं, और उन एप्लीकेंट्स में से जितनों को जॉब मिल जाती है वो एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, और जितने लोग नहीं लेते तो उनकी एवरेज बनाई जाती है, और उसे कहा जाता है कि एक जॉब के लिए इतने लोगों ने अप्लाई किया, तो ऑन एवरेज इतने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान के अंदर। इस तरह से कंसिडर सर तो किया। ये तो स्पेसिफिकली किसी एक जॉब के लिए जो हायर नहीं, रैंक इसे जॉब में एग्रीगेट किया जाता है, इसे एग्रीगेट किया जाता है कि जो जो पोस्टें अनाउंस हुई हैं उसके अगेंस्ट कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, ये उसके अगेंस्ट ही वो बनता है, यानी ऑन एग्रीगेट लेवल पे जाके ऑन एवरेज इसे निकाला जाता है। अब ये भी तो ओके हो सर। सकता है ना कि एक जो सिटी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिफरेंट हो, लाहौर में डिफरेंट हो, कराची में डिफरेंट हो, ईमेल खान में डिफरेंट हो। ये भी तो हो सकता है कि रहीम खान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो ज़्यादा हो, लाहौर के अंदर कम हो, कराची के अंदर कम हो, इस्लामाबाद में फिर से ज़्यादा हो। ये भी पॉसिबिलिटी। तो क्या होता है कि ऑन एवरेज ले लिया जाता है पूरे मुल्क में कि कितने लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उसके उस जितनी जॉब जो है एडवर्टाइज हुई है अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट कितने लोग अप्लाई कर रहे थे। अगर कोई लोग उन्हें वो अप्लाई नहीं कर रहे तो वो अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया? सर समटाइम्स ये भी होता है ना कि हम लोगों ने मतलब एक ड्रीम जॉब होती है, और मतलब हर इंसान कोई ना कोई थोड़ी बहुत एफर्ट कर ही रहा होता है। जी मतलब सपोज किसी की ड्रीम जॉब थी कि 30,000 करनी है, लेकिन मतलब वो थोड़े बहुत इधर उधर के काम करके 6,000 तक इवन अगर कमा भी रहा है, तो वो थोड़ी ना अनएम्प्लॉयड होगा। नहीं बेटा, वो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जब नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे उसमें आपको क्लियर हो ओके सर। जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। सी यार, आपने अटेंडेंस ले ली है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी आप ये स्लाइड्स हमें शेयर कर दीजिएगा। जी बेटा मैं कर देता हूँ। सर प्लीज